बच्चे तो आ गए हैं। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। हाँ, आपने लाइव कर दिया है ना? मैं आप लोगों को लाइव दिख रहा हूँ, थम्स अप करके बताइए जरा। जरा थम्स अप करके बताइए। ये वॉल्यूम कम कर दीजिए। मैं आप लोगों को लाइव दिख रहा हूँ, थम्स अप करके बताइए जरा। थम्स अप करके बताइए। ठीक, मैनेज कर लूंगा मैं। चलिए चलिए, हाँ, आपका थम्स अप बता रहा है कि मैं आप लोगों को लाइव दिख रहा हूं। आज की क्लास बहुत लंबी नहीं है, छोटी क्लास है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आरएसी की अगर हम चौथी क्लास की बात करें, आरएसी में अगर हम लोग चौथी क्लास की बात करें तो कई सारी क्लासेस हमने आरएसी में पढ़ी। और शुरुआती क्लासेस आपने देखा होगा कि आरएसी की पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा। आरएसी की पहली क्लास में हमने बहुत बेसिक बातें पढ़ी, बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ी थी। दूसरे जो हमारी क्लास थी, दूसरी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? रिवर्स कार्नाट साइकिल के बारे में पढ़ा था। तीसरी क्लास में हमने सिंपल वीसी साइकिल के बारे में पढ़ा था। तो ये क्लासेस आप पढ़ चुके हैं ना, 1 2 3 आप पढ़ चुके हैं और समझ में भी आपको आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। स्पेशली जो लोग कल क्लास नहीं कर पाए थे, इसमें कुछ ऐसे बालक होंगे जो कल क्लास नहीं कर पाए थे, जो मुझसे पहले से पढ़े भी हैं, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं। इसमें ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो सिंपल वीसी साइकिल की क्लास नहीं कर पाया था, वो रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ इसमें आपको नया मिलने वाला है। जो हमसे पढ़े हैं उनके लिए भी नया मिलने वाला है, जो नए हैं उनके लिए तो नया मिलने ही वाला है। ठीक है ना? तो आज हम लोग आरएसी की चौथी क्लास में बात करने जा रहे हैं, रेफ्रिजरेंट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक क्लास है, लेकिन इस क्लास का फायदा यह है कि कोई भी जेई एग्जामिनेशन हो, इन एनी जेई एग्जामिनेशन, कोई भी जेई एग्जाम हो, अगर आरएसी से क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि आरएसी से जो क्वेश्चन आएगा, हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? आरएसी के 3 मार्क्स टू 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आरएसी के क्वेश्चन 3 नंबर से 4 नंबर तक आते हैं। आप देखिए, आरएसी का एक फायदा और भी है बच्चों। आरएसी का एक फायदा यह है कि ये बहुत ही कम कंटेंट के साथ, बहुत थोड़े कंटेंट के साथ आपको 3-4 नंबर दिला देता है। ठीक है ना? गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। बहुत कम कंटेंट के साथ ये आपको नंबर दिला देता है। ठीक है? कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप समझिए इस बात को कि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अगर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आ रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि 3 से 4 नंबर में, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आ रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि ये मान के चलिए कि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में ये मान के चलिए कि रेफ्रिजरेंट्स पर 1 मार्क्स या कभी कभी 2 मार्क्स तक आ सकता है। 1 नंबर, या सर अभी क्लास प्रॉपर चलता रहेगा ना सर? हाँ जी धीरज जी, बिल्कुल चलता रहेगा। अभी मैं आपको आज शेड्यूल भी बताऊंगा हम लोग का क्या शेड्यूल है। अभी तो आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज हैं। अभी तो केवल आरएसी आप पढ़ रहे थे, अभी आप सोम, फ्लूइड, आरएसी, थर्मल, प्रोडक्शन, एक प्रॉपर टाइम टेबल हम आपको देने जा रहे हैं। आई थिंक कल तक आपको टाइम टेबल मिल जाएगा प्रॉपर। ठीक है? जैसे आप हमसे जुड़े हुए हैं, उसी तरह हम भी आपके साथ लगातार काम कर रहे हैं और हम लगातार अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतर करके आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना? एक कहावत है ना कि चीजें एक दिन में नहीं हो सकती हैं अच्छी। तो हमारे साथ भी जो समस्याएं हैं कि हम जो है, हमारे, देखिए हमारा मोटिव क्या है यूट्यूब पे पढ़ाने का, मेरा मोटिव क्या है? मेरा सिंपल एक मोटिव है। मेरा मोटिव क्या है कि
मेरा मोटिव ये है कि जो बच्चे हैं, खासतौर पे इस समय लॉकडाउन है, कोरोना वायरस का, कोविड-19 का जो प्रभाव है, उस समय घर में रह करके आप 2.5-3 घंटे क्लास पढ़ें। ठीक है ना। जो एप्लीकेशन पे हमारे पेड बैचेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मेरा मोटिव यही है, जहां मैं फ्री दे रहा हूं जो लेक्चर्स, उनके लिए मेरा मोटिव यही है। 2.5-3 घंटे जब आप बैठ के घर पे पढ़ेंगे ना, तो आपका पढ़ाई बाधित नहीं होगा, आपका रूटीन बना रहेगा। और रूटीन अगर आपका मेंटेन है तभी आप कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। भाई बहुत सिंपल सा फंडा है कि जैसे अभी कोविड-19 का प्रभाव है, कोरोना वायरस के चलते सब कुछ बंद है। लोग कह रहे हैं सब कुछ बंद है, कहां कुछ बंद है? कुछ नहीं बंद है, केवल पढ़ाई लिखाई बंद है। अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दोगे ना, मैं आपको बताऊं, जैसे आप जब पढ़ते हो ना तो अलग कनेक्शन होता है आपका, वो रूटीन ब्रेक होती है तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो मेरी कोशिश है कि आपकी रूटीन, हाँ, जो लोग ऐप नहीं डाउनलोड करने पा रहे हैं, मैं उनके लिए भी आपको बता रहा हूं कि ऐप कैसे डाउनलोड होगा, तो रूटीन ना ब्रेक हो, इसलिए मैं आपकी क्लासेस दूंगा। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं आऊंगा सब्जेक्ट पे। तो 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का आपको आराम से मिल जाएगा केवल रेफ्रिजरेंट्स पे। जो लोग को लिंक न मिला हो मेरी क्लासेस का और उनका आज पहला दिन हो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूं। आप मेरे व्हाट्सएप पे अगर भेज देंगे जो है, तो भी मैं आपको ये लिंक भेज दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप है, आप इस पे मुझे हाय लिख के भेजेंगे और अपना डिटेल दे देंगे, तो मैं आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं चीजों को, जिनका भी छूट गया है। ठीक है ना। अभी तो मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाने वाला हूं, यूट्यूब पे आप देखिएगा। अब यूट्यूब पे सोम चलेगा और सोम कितना आसान हो जाएगा वो आप देखिएगा। हमेशा लोगों को सोम में प्रॉब्लम होती है ना, समझ में नहीं आता है स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, शियर स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेन क्या है, ठीक है ना, होमोजीनियस क्या है, आइसोट्रोपिक क्या है, लोड क्या है, शॉक लोड क्या है, इंपैक्ट लोड क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, पॉइंट लोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है। इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, सब कुछ बेहद आसान हो जाएगा। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सपोर्ट से मेरा मतलब है लोगों तक शेयर करिए। जितने लोगों तक बात जाएगी उससे हमारा एक मनोबल बढ़ेगा कि हम और अधिक से अधिक यूट्यूब पर आके पढ़ा पाएं। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारी क्लास की लिंक हासिल कर सकते हैं। जो भी हमारी क्लास की लिंक है वो आपको मैं यहाँ सेंड कर दूंगा। बाकी आप अगर पेड बैचेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इसमें जो स्टेप चल रहा होगा उसमें एक नंबर आपको शो हो रहा होगा, उस नंबर पे आप चीजों को बात कर सकते हैं। अच्छा, रेफ्रिजरेंट के बारे में मैंने बता दिया कि रेफ्रिजरेंट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन चूंकि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है तो 1 नंबर 2 नंबर आपका फायदा करा देगा। एग्जामिनेशन में 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है, ये बात आप समझते ही होंगे। ठीक है ना। अच्छा भाई, कुछ बच्चों को ऐप नहीं डाउनलोड हो पा रहा है। उनकी शिकायत है कि सर ऐप गूगल प्ले स्टोर में भी नहीं मिल रहा है। ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में 24 अगस्त के आसपास से उपलब्ध हो जाएगा। क्यों पंकज जी? जहां तक 24 अगस्त तक बताया है ना, जहां तक जो है 24 अगस्त से 24 अगस्त के आसपास तक आपको ऐप जो है वो गूगल के प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, गूगल के प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐप का भी आप परेशान मत होइए। ऐप का भी आपको 2-4 दिन में ऐप का भी आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं। अच्छा, हमारा जो प्लान है मैं आपसे थोड़ा सा आज डिस्कस कर दे रहा हूं। मैं गुड इवनिंग सुमन, गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं आपसे एक प्लान डिस्कस कर दे रहा हूं। मैं आपको यूट्यूब पे क्या पढ़ाने जा रहा हूं वो मैं बता दे रहा हूं। देखिए, जो हमारा टाइम है, जो पढ़ाने का मेरा टाइम है वो 7 PM ही रहेगा। हो सकता है वो 7:30 हो जाए, बस इतना फर्क आएगा। बस या तो 7 PM रहेगा या 7:30। ये कल की क्लास में मैं डिस्क्लोज कर दूंगा कि 7 रहेगा कि 7:30 रहेगा, और प्रॉपर टाइम टेबल आपको दे दूंगा। और आपको मैकेनिकल के बच्चों को जो क्लास मिलने वाली है वो कम से कम 3 घंटे की क्लास मिलेगी। 3 आवर्स पर डे। क्या मिलेगा? 3 आवर्स पर डे, 3 घंटे। या तो टाइम ये होगा या तो टाइम ये होगा। कल हम बता देंगे टाइम क्या है। 3 आवर्स पर डे आपको मिलेगा, 3 घंटा प्रतिदिन आपको मिलेगा।
आपको सब्जेक्ट क्या मिलेगा, मतलब कि अगर समझ लीजिए कि अगर 7 बजे क्लास शुरू हुई तो 10 बजे तक चलेगी, 7:30 पे शुरू हुई तो 10:30 बजे तक चलेगी। 3 घंटे पढ़ाई करिए यूट्यूब पे हमारे साथ आप लोग, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या क्या चलेंगे वो मैं बता दे रहा हूं आपको, सब्जेक्ट क्या क्या चलेंगे वो मैं बता दे रहा हूं आपको। सब्जेक्ट आपके चलेंगे इस यूट्यूब के लाइव सेशन में, क्या क्या सब्जेक्ट चलेंगे आपके 2 सब्जेक्ट चलेंगे, एफएम और सोम। 3 डेज आपका एफएम चलेगा और 3 डेज आपका सोम चलेगा। 3 दिन एफएम चलेगा, 3 दिन सोम चलेगा। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट चलेगा थर्मोडायनामिक्स, और इसके साथ आपका लगा रहेगा प्रोडक्शन, और थर्मोडायनामिक्स के साथ साथ पावर प्लांट की क्लासेस भी होंगी। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जिनको हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ मैं एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूं कि संडे को हम लोग, एवरी संडे हम लोग मैराथन क्लास लेंगे। क्या लेंगे? मैराथन क्लास। एवरी संडे हम लोग क्या लेंगे? मैराथन क्लास। मैराथन क्लास में हम क्या करेंगे? मैराथन क्लास में हम लगभग 100 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। 3-3.5 घंटे की क्लास होगी, 100 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है ना। और अच्छे क्वेश्चन, मैं जो क्वेश्चन लेके आऊंगा वो क्वेश्चन ऐसा लल्लू बुद्धू क्वेश्चन नहीं होगा, वो क्वेश्चन में अपना एक उसका लेवल होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लानिंग है, आप इसको चाहे तो एक बार देख सकते हैं। 3 आवर्स में मेरा नेट खत्म हो जाएगा, अरे नहीं होगा, 3 घंटे आराम से नेट चल जाएगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेफ्रिजरेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेंट्स के बारे में आइए बात करते हैं। चलिए आइए, बहुत सिंपल चीजें हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। शुरुआती क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि रेफ्रिजरेंट्स होता क्या है, ठीक है ना। एई लेवल के क्वेश्चंस प्लीज, हाँ जी रूबी पाल, एई लेवल के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे आपको, ठीक है ना। देखिए जो क्वेश्चन हम कराते हैं, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे, आपने अगर मेरे पीवाईक्यूज वाले या एमसीक्यूज वाले वीडियोस देखे हो तो आप देखिएगा वो सारे क्वेश्चन एई लेवल के ही हैं। और मैं अलग से भी एडवांस लेवल पे बहुत सारे प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं, बहुत सारे अलग से एडवांस लेवल पर वीडियोस भी बनाने जा रहा हूं, और कुछ लाइव क्लासेस के अलावा कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको देने जा रहा हूं जो एई के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। 4, 5, 6 क्वेश्चन लेके उसे 1 घंटे में डिस्कस करेंगे आपसे। जैसे अभी मैंने अभी मैं आपको बता दूं, चूंकि आपने अभी जिक्र किया है, तो मैं आपको बताऊं, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टॉपिक होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टॉपिक होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स को अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे, मैं आपको भेज दूंगा, जो लोग को गेट के भी, ठीक है, जो लोग को लिंक चाहिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, तो जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा। अभी एक टॉपिक होता है फ्लूइड एफएम में, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। देखिए फ्लूइड काइनेमेटिक्स में प्रैक्टिस बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? गुरुदत्त जी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम लोग इस पे डिटेल बात कर लेंगे। मिलेंगे क्वेश्चन प्लीज सर लिंक, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। रूबी पाल, गुरुदत्त सिंह, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करना बेटा, तो हम आपको क्वेश्चन की लिंक, क्वेश्चन सारे कुछ भेज देंगे। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा था, आप लोग प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे, तो मैं आपको लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा, बैच की इंफॉर्मेशन सब क्लियर कर दूंगा। मैं आपको एक उदाहरण बताने जा रहा हूं, एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टॉपिक होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है बेटा, जिसकी थ्योरी अगर पढ़ी जाए तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। थ्योरी अगर पढ़ने पे आ जाओ तो थ्योरी में कुछ है ही नहीं, और आप थ्योरी पढ़ के बैठे रहते हो, और क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड आ जाए तो आपकी धज्जियां उड़ जाती हैं एग्जामिनेशन में, आप कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाते कि पूछ क्या लिया। खास तौर पे जब आप इसमें पढ़ते हो स्ट्रीमलाइन, खास तौर पे इसमें आप पढ़ते हो स्ट्रीमलाइन, खास तौर पे जब आप पढ़ते हो पाथ लाइन, खास तौर पे आप पढ़ते हो स्ट्रीक लाइन, जब तक आप इनको समझोगे नहीं ना, तब तक अच्छे क्वेश्चंस इनके निकल ही नहीं पाएंगे।
मैं बहुत जल्द एक मैराथन सेशन लेने वाला हूं फ्लूइड मैकेनिक्स के, केवल फ्लूइड काइनेमेटिक्स पे, और उसमें मैं बेसिक चीजें नहीं डिस्कस करूंगा कि पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक लाइन क्या होता है, वो तो आपको पता ही होगा। मैं वो बताने वाला हूं जो आप इमेजिन नहीं करें कि यार ऐसा होता है क्या। जैसे इसमें मेरा टारगेट है, मैं क्यों ये क्लास लेना चाहता हूं, मेरा टारगेट है स्ट्रीक लाइन पे बात करना। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है, और जब पढ़ाऊंगा समझाऊंगा स्ट्रीक लाइन होता क्या है। खैर, ये सारी इंफॉर्मेशन थी बेटा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं रेफ्रिजरेंट्स के बारे में। तो रेफ्रिजरेंट्स क्या होता है, कोई बताएगा? रेफ्रिजरेंट्स क्या होता है? रेफ्रिजरेंट्स क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? बोलो भाई, रेफ्रिजरेंट्स क्या होता है? रेफ्रिजरेंट्स वो मटेरियल होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स वो मटेरियल होते हैं या वो सब्सटेंस होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स वो मटेरियल होते हैं या वो सब्सटेंस होते हैं जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में आपकी हेल्प करते हैं, जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में आपकी हेल्प करते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपको कहीं का टेम्परेचर, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस क्या है? रेफ्रिजरेशन प्रोसेस ये है कि यहां का टेम्परेचर आपको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से डाउन करना है ना। आपको सराउंडिंग से, सर स्टेप बाय स्टेप क्लास हो रही है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग? हाँ जी अंबुज, स्टेप बाय स्टेप क्लास हो रही है, आप पूरा नोट्स बना सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कुछ छूटा नहीं है। अभी तक आरएसी मैंने जितनी क्लास ली है स्टेप बाय स्टेप ली है, जेईई, गेट, आईएएस, चाहे जो एग्जाम आप देते हो, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, आप मिला के देख लीजिएगा। चलिए, तो टेम्परेचर हम डाउन करते हैं रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में। हम क्या करते हैं? हम टेम्परेचर डाउन करते हैं। तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जो हमारी हेल्प करता है, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जो हमारी हेल्प करता है, उसे रेफ्रिजरेंट्स कहते हैं। यानी रेफ्रिजरेंट्स को हम क्या कह सकते हैं? रेफ्रिजरेंट्स को हम लोग कह सकते हैं वर्किंग फ्लूइड। क्या कह सकते हैं? वर्किंग फ्लूइड फॉर रेफ्रिजरेटर। आपसे कोई पूछे रेफ्रिजरेंट्स क्या है, आप कहोगे ये वर्किंग फ्लूइड है, ये रेफ्रिजरेटर का वर्किंग फ्लूइड फॉर रेफ्रिजरेटर। जी हां, ये क्या है? वर्किंग फ्लूइड है रेफ्रिजरेटर का, ये रेफ्रिजरेटर का वर्किंग फ्लूइड है। वर्किंग फ्लूइड का मतलब क्या है बेटा? वर्किंग फ्लूइड का मतलब क्या है? वर्किंग फ्लूइड का मतलब क्या है कि इसी की सहायता से हम रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, इसी की सहायता से हम क्या करेंगे? रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। अच्छा भाई, अब आइए जरा, रेफ्रिजरेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? रेफ्रिजरेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ा सा हम रेफ्रिजरेंट्स के टाइप्स, उनके क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा बात नहीं करेंगे। लोअर टेम्परेचर, कंप्रेशन, सराउंडिंग, ठीक है, थोड़ा सा हम बात करेंगे, और उसके बाद जो है हम बात करेंगे सीधे सीधे नॉमेनक्लेचर पे। तो रेफ्रिजरेंट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स। क्या होता है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स। और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स। पहला होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है ना। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, आइए जानते हैं। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो होता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर के, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ये क्या होता है? डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ना। प्राइमरी क्या है? ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो करके ये रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है? डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है, इसको बहुत डिटेल में जानने की आपको जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। प्राइमरी मतलब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वही कूलिंग कर रहा है, मतलब कि वही फेज चेंज कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का मतलब है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का मतलब है कि वो रेफ्रिजरेंट खुद स्टोरेज स्पेस को कूल करेगा। इसका मतलब है कि ये जो रेफ्रिजरेंट है वो खुद स्टोरेज स्पेस को कूल करेगा, वो खुद अपना हीट लूज करेगा, यानी खुद लेटेंट हीट इन्वॉल्व करेगा, खुद उसका फेज चेंज होगा, जो करेगा डायरेक्टली करेगा। ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं। इनका अगर उदाहरण हम लोग लें, एग्जाम्पल हम लोग लें, तो जैसे अमोनिया है, ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स हैं।
फ्रियॉन्स होते हैं, फ्रियॉन्स प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। आपने कहा सर फ्रियॉन्स क्या होते हैं, फ्रियॉन्स क्या होते हैं, ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा, या हो सकता है नेक्स्ट क्लास में समझ में आए कि फ्रियॉन्स होते क्या हैं। लेकिन फ्रियॉन्स और NH3 अमोनिया ये सब कैसे हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स होते हैं बेटा। ये कैसे होते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। अच्छा भाई, अब इनके साथ दिक्कत क्या होती है, इनके साथ दिक्कत क्या होती है कि ये कॉस्टली होते हैं। के साथ क्या दिक्कत है कि ये कॉस्टली होते हैं, ये महंगे होते हैं, ठीक है, ये महंगे होते हैं। तो ये महंगे होते हैं तो अधिक मात्रा में खर्चा करेंगे तो हमारा बहुत खर्च आएगा। भाई अगर महंगा है, आपको रेफ्रिजरेंट तो चाहिए, अगर आपको रेफ्रिजरेशन कराना है तो रेफ्रिजरेंट के बिना तो होगा नहीं। और ये महंगी चीज आप लगाएंगे, अगर आप महंगी चीज लगाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा ना। अगर उसको किसी सस्ती चीज के साथ मिला दें तो खर्चा कम हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, बोलो भाई, मेरी बात पकड़ पा रहे होंगे। अगर इसे आप मिला देंगे तो खर्चा आपका कम हो जाएगा ना। जैसे शादी में क्या होता है, शादी में तुम लोग जाते हो तो क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला देते हैं जो शादी वाले होते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक महंगा आता है, ठीक है ना। वो 150 रुपए की बोतल आ रही है, अब उसमें जो है जो अरेंजमेंट करने वाला है उसमें पानी मिला दिया, तो पानी का खर्चा तो है नहीं, तो उसका फायदा हो गया, ठीक है। तो कुछ वैसा ही मामला है कि भाई बहुत महंगा है तो हमें रेफ्रिजरेशन तो करना है, हमें रेफ्रिजरेशन तो करना है, लेकिन हमें रेफ्रिजरेशन करते समय कॉस्टिंग का भी तो ध्यान देना है। अगर कॉस्टिंग जो है बहुत ज्यादा हो गई तो हमारा इनपुट बहुत महंगा पड़ जाएगा, और इनपुट महंगा पड़ जाएगा तो हम फिर हमारा एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। समझ में आया ना। तो ये है अच्छा, आप लोगों को वीडियो क्लियर आ रहा है। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट पंकज जी पूछ रहे हैं कि वीडियो बफर तो नहीं कर रहा, बफरिंग तो नहीं हो रही है, क्लियर आ रहा है। अगर क्लियर आ रहा हो तो जरा थम्स अप करके बताइए और लिख के बताइए कि वीडियो क्लियर आ रहा है ना, बफरिंग तो नहीं हो रही बेटा, जरा बताइए। अच्छा, देख लेते हैं। हो रही है क्या, बच्चे क्या बोल रहे हैं? यस सर, एक बच्चे का कमेंट आया, यस सर। क्या बफरिंग हो रही है क्या बच्चों, जरा एक बार बता दीजिए आप लोग। नेटवर्क का कुछ इशू है आज, शायद यहाँ पे बारिश के कारण इंटरनेट के कुछ समस्या आ रही है। तो क्या बफरिंग हो रही है क्या बहुत ज्यादा, आप लोग देख नहीं पा रहे हैं क्लास सही से? थम्स अप करके बताइए कि सही चल रहा हो तो, खराब चल रहा हो तो भी बताइए, बताइए जरा। क्या लिख रहे हैं बच्चे? कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी यहीं तक है। बच्चे तो लिख रहे हैं ठीक है, देख लीजिए कमेंट्स देख लीजिए। बच्चे क्या कह रहे हैं? फंस रहा है, बफर कर रहा है ना, बफर कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं सही है, लेकिन आज ज्यादा लोग जुड़े हैं जबकि हाँ संख्या ज्यादा है आज। बफरिंग हो रहा है, इसका क्वेश्चन है पंकज जी? नेट स्लो है। तो इसका कोई विकल्प क्या हो सकता है, बात करिए जरा। बफर कर रहा है जी, समझ में आ रहा है, बफर कर रहा है। इंटरनेट की समस्याएं हैं बेटा, इंटरनेट की समस्याएं हैं, ठीक है ना। रुक रहा है, रुक रहा है, हमें लगा हमारा ही नेट स्लो है। नहीं, बफरिंग का आज इंटरनेट की समस्या इलाहाबाद में पूरे शहर में सुबह से। मेरे जो फ्लैट पे जो मेरे लगा हुआ है ब्रॉडबैंड, वो भी सुबह नहीं चल रहा था सही से, तो समस्या हो रहा है।
ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं, अगर समस्याएं सॉल्व जाती हैं तो क्लास करते हैं कंटिन्यू। कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग कल क्लास रख लेंगे, शेड्यूल कर लेंगे, इसी क्लास को फिर से पढ़ा देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि कई बार हम आपको सूचना नहीं दे पाते हैं ना क्लास का, मेरी भी व्यस्तताएं रहती हैं, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या मैं आपको पर्सनली भेज दिया करूंगा। ठीक है, आप मेरे ग्रुप में मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। रुक रुक के चल रहा है, त्रिपाठी जी कह रहे मेरा सही चल रहा है अभी। मेरा फंस के चल रहा है, किसी का सही है किसी का गड़बड़ चल रहा है। ओनली 50 Mbps, 50 Mbps में भी तो ठीक ठीक चलना चाहिए। नेटवर्क इशू है, ज्यादातर लोग को नेटवर्क इशू बता रहे हैं, तो कंटिन्यू किया जाए इसको, या फिर रीस्टार्ट जैसा कुछ करेंगे। आई थिंक इशू सॉल्व हो गया है, अभी सही चल रहा होगा। अब आप बताइए, अब ठीक चल रहा होगा। परेशान ना होइए, कोई दिक्कत होगी तो हम लोग रीशेड्यूल कर लेंगे भाई, मैं भी यही हूं, आप लोग भी यही हैं, कल पढ़ लिया जाएगा अपन लोग, ठीक है ना, परेशान नहीं होने का है। बताइए भी सही चल रहा है कि नहीं, आप कमेंट करके ये बताइए, इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट। अब सही हो गया, अभी ठीक चल रहा है, अभी कह रहे हैं सही चल रहा है, अब कह रहे हैं सही चल रहा है। नाउ आई थिंक इट्स ओके। हाँ यस सर, अब सही हो गया, हाँ हाँ सही हो गया, सही, ठीक 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 ठीक। चलिए, टेक्निकल समस्याएं थी, इंटरनेट का आज इशू सुबह से ही है, तो अभी सही चल रहा है, तो हम लोग फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ शुरू करा जाए, थम्स अप करके बता दीजिए शुरू करा जाए, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए शुरू करा जाए, एक बार थम्स अप करके बताइए सब लोग, स्टार्ट करा जाए। एक बार जरा थम्स अप करके सब लोग बता दीजिए कि हम लोग क्लास स्टार्ट कर दिया जाए फिर से। चलिए थम्स अप आ भी गया आपका। चलिए अब देखिए, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया ना, मेरी आवाज सब तक पहुंची रही होगी। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का मतलब है वो अपना हीट लूज करेंगे, और अपना हीट लूज करेंगे तो उनका फेज चेंज होगा, फेज चेंज होगा तो वहां लेटेंट हीट इन्वॉल्व होगी, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होते हैं। जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होते हैं बेटा, वो अपनी हीट लूज डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो अपनी हीट किसको देंगे, वो अपनी हीट देंगे प्राइमरी को, वो जो हीट है। हाँ आप सही चल रहा है, ठीक है अभी ठीक चल रहा है। तो सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो है, जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है वो अपनी हीट देंगे, वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट देंगे अपनी हीट देंगे प्राइमरी को, और फिर प्राइमरी की सहायता से हम लोग रेफ्रिजरेशन का कार्य संपादित करेंगे, पूरा करेंगे। तो ये दो तरह के रेफ्रिजरेंट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है ना। तो आप इनको जानते रहिए, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। इतना क्लियर हो गया, अभी सबका थम्स अप भी आ रहा है, ऑल डन ऑल डन, ठीक है ठीक है। अच्छा, जेई के जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, जेई एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा असल में वो कहां से आएगा, वो क्वेश्चन जो आएगा वो रेफ्रिजरेंट से जब भी क्वेश्चन आएगा, जेई के एग्जामिनेशन में जब भी रेफ्रिजरेंट से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा इसके नॉमेनक्लेचर से, ठीक है ना। क्या आएगा, इसके
नॉमनक्लेचर से। नॉमनक्लेचर का मतलब समझते हैं ना, नामकरण। इसका नाम कैसे रखना है, हमें इस पे क्वेश्चन आएगा। तो जेईई की परीक्षा में जब भी क्वेश्चन आएगा, हमें रेफ्रिजरेंट के नॉमनक्लेचर से क्वेश्चन आएगा। नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन तो हमने बता ही दिया आपको, क्लासिफिकेशन तो हमने आपको सिखा ही दिया, कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी होते हैं और कौन से होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। अभी कुछ और क्लासिफिकेशन बाकी हैं, उस पर भी बात करेंगे। ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, मिक्सचर होते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो किस पे आएगा, वो नॉमनक्लेचर पे आएगा। किस पे आएगा बच्चों, नॉमनक्लेचर पे आएगा। तो चलिए हम लोग जरा नॉमनक्लेचर को समझते हैं कि नॉमनक्लेचर किन किन रेफ्रिजरेंट का नॉमनक्लेचर हमको करना है, वो कौन कौन से रेफ्रिजरेंट हैं जिनका हमें नॉमनक्लेचर करना है। तो अगर हम लोग बात करें रेफ्रिजरेंट्स का, तो मुख्य रूप से 3 रेफ्रिजरेंट आपके हैं जिनका आपको नॉमनक्लेचर करना है। पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा क्या है आपका, मिक्सचर। पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक और फिर क्या है, मिक्सचर। ठीक है ना। चलो जितने भी लोग हैं सब लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और फिर से शेयर कर दीजिए। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं वो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का फिक्स है, कहीं नहीं गया है। अगर अगले आधे घंटे आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप समझिए कि 2 नंबर आपका एकदम फिक्स है। तो एक बार जरा सब लोग लाइक कर दो, लाइक करके जरा इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स के बारे में सीखेंगे। ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं बेटा जिनमें क्या होता है, कार्बन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन होता है, ठीक है ना। अब हम लोग नॉमनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। हम पूरा नॉमनक्लेचर अभी आपको आधे घंटे में बता देंगे और आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, रेफ्रिजरेंट्स कितने होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मिक्सचर। ऑर्गेनिक जो रेफ्रिजरेंट्स हैं वो कौन से हैं, जिनमें क्या होगा, कार्बन होगा। जिनमें कार्बन होगा उन्हीं को तो हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं ना, जिनमें कार्बन होगा उन्हीं को हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं। जैसे आपका CFC है, ठीक है ना, CFC में देखो C दिख रहा है ना, जहां जहां आपको C दिख जाएगा वहां आपको, जहां जहां आपको C दिख जाएगा वहां आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन। और जहां जहां कार्बन मिल गया बच्चों, जहां जहां कार्बन मिल गया वहां आपका क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसको पहचानते हो ना, बोलो भाई। ठीक है, C मतलब कार्बन, F मतलब फ्लोरीन। इतना तो तुम लोग को केमिस्ट्री आती होगी, मैं उम्मीद कर सकता हूं ना, इतनी केमिस्ट्री तो तुम लोग जानते ही होंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स पे बात करने जा रहे हैं। किस पे बात करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स पे। ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स का मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या है, कार्बन इज प्रेजेंट, कार्बन इज प्रेजेंट, ठीक है ना। कार्बन वहां जरूर रहेगा, वहां पर कार्बन आपके लिए जरूर रहेगा, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पढ़ा होगा। एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। एक जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड, और दूसरे कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं बच्चों, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं,
और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है ना। अब ये सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड क्यों होते हैं, डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड क्यों होते हैं, ये सारी चीजें केमिस्ट्री का है, तो इसको मैं जरूरी नहीं समझता कि मैं इसको यहां पर पढ़ाऊं। तो ये आप केमिस्ट्री से समझते होंगे, ठीक है ना, कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन ज्यादा अनस्टेबल होता है। जैसे मैं अगर बात करूं मेथेन के बारे में, मैं अगर बात करूं मेथेन के बारे में, तो मेथेन सिंगल बॉन्डेड है ना, तो ये आपका सैचुरेटेड है। ठीक है ना। अच्छा, मैं अगर एथीन की बात करूं, एथाइन की बात करूं, तो डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड है, तो ये आपके अनस्टेबल होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कॉन्सेप्ट होता है, जिसे मुझे नहीं लगता कि उसको एक्सप्लेन करना यहां जरूरी है। लेकिन आप जानते रहिए, जहां सी बॉन्ड सी होगा, जहां सी बॉन्ड सॉरी जहां सी इस तरह होगा कि सिंगल बॉन्डेड होगा। देखिए यहां पे जो सी है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं यहां अलग से बना देता हूं। ऐसे समझिए आप कि जहां पर सी इस तरह होगा, जहां पर सी इस तरह होगा कि सिंगल बॉन्डेड होगा, वो आपका सैचुरेटेड होगा। और जहां पे सी आपका डबल बॉन्डेड होगा या आपका सी ट्रिपल बॉन्डेड होगा, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड होंगे बच्चों। क्या होंगे? अनसैचुरेटेड। तो मुझे लगता है यहां तक तो बात समझ में आ ही गई होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर बात समझ में आ रही है तो थम्स अप करके बताइए। अगर बात समझ में आती चली जा रही है तो थम्स अप करके बताते रहिए, ठीक है ना। चलिए, और वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए एक बार सब लोग। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कुछ लोग अनलाइक भी करते हैं। अब बताओ अनलाइक क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आया तक। आरएसी पढ़ा रहा हूं, अगर मैकेनिकल के छात्र हो तो नंबर आ जाएगा जेई में, मैकेनिकल के नहीं हो तो घर में फ्रिज खोल के बना दोगे, पैसा बच जाएगा, फायदा ही है। फिर भी वो लोग अनलाइक क्यों करते हैं, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि इसमें मैंने से कौन सी बात बोल दी कि अनलाइक करते हैं। तो आप लोग लाइक करिए, आपके थ्रू लाइक जाएगा तो सही रहेगा, ठीक है। अच्छा, बात करें तो सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे? सबसे पहले हम लोग लेते हैं सैचुरेटेड को। सैचुरेटेड को लेते हैं हम लोग, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। अब बच्चों जो बात बताने जा रहा हूं ना, अगले 10 मिनट रिकॉर्ड तोड़ व्यू है, आज एक लड़का लिखा है। क्यों पंकज जी, ज्यादा बच्चे जुड़े हैं क्या? बच्चा लिख रहा रिकॉर्ड तोड़ व्यू है आज, ठीक है। अब यार सैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स जो है उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, बस मुझे 10 मिनट दे देना। आई जस्ट वॉन्ट 10 मिनट्स, आप सीख जाएंगे और 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। देखो पहले सैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर, अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं, अगर आप इसकी नेमिंग करना चाहते हैं, तो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होनी चाहिए? 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, अगले 10 मिनट में आप सीखने जा रहे हैं। पहली चीज आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? आइडेंटिटी। पहली चीज आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि कोई भी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है। उसके बाद जो चीज आपको पता होना चाहिए वो फार्मूला पता होना चाहिए। देखो मैं बोर्ड पर इसीलिए बोर्ड से हट जाता हूं, आप लोगों ने देखा होगा मैं बोर्ड से हट जाता हूं क्योंकि आप लिखते रहिए साथ साथ। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप इसको वीडियो को लेट के देख रहे होंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, कॉपी पेन लेके बैठिए तब मजा आएगा। आइडेंटिटी पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अगर आइडेंटिटी और फॉर्मूला दोनों चीजें आपको पता चल गई हैं
अगर आपको आइडेंटिटी भी मालूम है और आपको फार्मूला भी मालूम है तो इसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिंटैक्स। ये तीन चीजें लोग लाइक और डिसलाइक में डिफरेंस नहीं समझ रहे, तभी डिसलाइक कर रहे हैं गुरुजी। ठीक है, जो भी करें उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। व्हाट आई एम डूइंग, अगर ये सही है, ये अच्छा है, तो अगला क्या कर रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखिए आप लोग, जीवन में प्रशंसा और निंदा एक साथ कमाई जाती है। अगर आपको कुछ लोग लाइक करेंगे तो कुछ लोग डिसलाइक भी करेंगे, तो स्वीकार करिए उनको, आगे बढ़िए। लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसे विश्वास रखिए। तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। आइडेंटिटी चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, और क्या चाहिए हमें आइडेंटिटी चाहिए, हमें फॉर्मूला चाहिए, और हमें सिंटैक्स चाहिए। क्या चाहिए? सिंटैक्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी। ये हमारा आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। ध्यान से समझना, ये चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये किसके लिए हैं? केवल और केवल ऑर्गेनिक, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स के लिए हैं, केवल और केवल। नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर करने के लिए आइडेंटिटी पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंटैक्स पता होना चाहिए। मैंने आइडेंटिटी बता दी। क्या आइडेंटिटी बताई? CmHn Fp Cl(Q), ठीक है ना। CmHn Fp Cl(Q). M क्या है? M ये बता रहा है कि कितने कार्बन के एटम्स हैं। M बता रहा है कि कार्बन के कितने एटम्स हैं। N बता रहा है कि हाइड्रोजन के कितने हैं, और P बता रहा है कि फ्लोरीन के कितने हैं, और Q बता रहा है कि क्लोरीन के कितने हैं। तो ये संख्या बता रहा है। M, N, P और Q बता रहा है कि कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, कितने फ्लोरीन हैं, और कितने क्लोरीन हैं। जहां तक बात समझ में आई सबको आइडेंटिटी तक बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप करके बताओ, फिर हम आगे बढ़ें। सबको अगर बात आइडेंटिटी तक समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप करके बता दो। सबको आइडेंटिटी तक बात समझ में आ गई हो, थम्स अप करके बता दो। फिर तो नेट नहीं स्लो हुआ ना भाई। अगर सबको आइडेंटिटी तक बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप करके बता दो। कमेंट्स आ रहे हैं ना? चलिए, तो हम लोगों ने बात कर लिया कि आइडेंटिटी क्या होती है। फिर हमने आपके सामने फॉर्मूला भी लिख दिया है कि फॉर्मूला क्या होता है। हमने क्या लिख दिया? फॉर्मूला भी लिख दिया है कि फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, फॉर्मूला भी लिख दिया है कि फॉर्मूला क्या होता है। अगर अभी जो हम कुछ भी बात अभी कर रहे हैं, हम जो कुछ भी बातचीत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं बेटा? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स के लिए। उसका हम नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं। नॉमेनक्लेचर में उसकी आइडेंटिटी ये होगी। आइडेंटिटी का मतलब है कि इसके साथ आपको पता चलेगा कि वो सैचुरेटेड है भी कि नहीं है, ठीक है ना। और अगर वो सैचुरेटेड है तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है? पहचान। आप उसकी पहचान किससे करेंगे? आइडेंटिटी से। और अगर वो सैचुरेटेड है, अगर उसकी पहचान हो गई, वो सैचुरेटेड अगर है, उसकी पहचान अगर हो गई, वो सैचुरेटेड है, अगर उसकी पहचान हो गई, वो अगर सैचुरेटेड है
तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, n प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 1, ठीक है ना। जहां बताओ n क्या है, कितने हाइड्रोजन एटम है, ये n है, कितने हाइड्रोजन एटम है, ये n है, कितने कार्बन है, ये m है, m देखो कितने कार्बन है, ये m है, p क्या है, कितने फ्लोरीन है, p क्या है, कितने फ्लोरीन है, और q क्या है, कितने क्लोरीन है, ठीक है ना, कितने क्लोरीन है। तो आइडेंटिटी हो गया, फॉर्मूला हो गया, अब क्या बचा है, सिंटैक्स। अब हमें इसका सिंटैक्स लिखना है, ठीक है ना, हमें क्या लिखना है, सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स होता है आर, हालांकि सिंटैक्स का काम आपको एकदम बाद में पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, आर फिर आप डैश लगाएंगे, ये माइनस नहीं है, जो आर के बाद मैंने लिखा है ये माइनस नहीं है, मैं सिंटैक्स यहां लिख दे रहा हूं, आर के बाद ये डैश है, लंबा सा डैश है, और डैश के बाद होगा m माइनस 1, m माइनस 1 के बाद होगा n प्लस 1 p, ये सिंटैक्स है। बस ये तीन चीजें अगर आप याद रख लेंगे, अगर ये तीन चीजें, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। चीजें जो आपको बताई जा रही हैं, आई थिंक मेरी तरफ से पूरा एफर्ट है, और थम्स अप करके मुझे भी बताएं कि चीजें अच्छी चल रही हैं। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है बेटा, अगर आपने ये तीन चीजें याद रख ली, अगर आपने ये तीन चीजें याद रख ली, क्या क्या याद रखना है बच्चों, सबसे पहले याद रखना है आपको, सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले आपको याद रखना है ये, सबसे पहले आपको याद रखना है ये, सबसे पहले क्या याद रखना है ये आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है याद रखना है, फिर फार्मूला याद रखना है, और फिर सिंटैक्स याद रखना है। अब इनको यूज कैसे करना है, अब इनको यूज कैसे करना है, शिवदत्त क्लियर हुआ, प्रशांत क्लियर हुआ, राघवेन जी गुड इवनिंग, विवेक मिश्रा थैंक यू विवेक, ठीक है। अब इनको यूज कैसे करना है मैं सिखा रहा हूं कि इनको यूज कैसे करना है, इनको अप्लाई कैसे करना है, ये मैं सिखा रहा हूं आपको। पहले फॉर्मूला सब लोग नोट कर लीजिए, पहले सब लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिए, तो मैं सिखा रहा हूं, एक एग्जाम्पल लेकर के मैं सिखाता हूं आपको। चलिए चलिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल मैं ले लूं, चलिए एकदम क्लियर है। आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल ले लिया, पिरामिड कुमार सर, क्लास कब से चल रही है, क्लास 7 बजे चलती है भाई, मैं कितनी बार बताऊं, 7 PM पे क्लास चलती है। क्लास की इंफॉर्मेशन लेने के लिए तुम लोग इस नंबर पे मुझे हाय काहे नहीं कर रहे हो, बोलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर पे हाय करो, मैं आपको क्लास की लिंक शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया C2H3FCl2, C2H3FCl2। चलो अब इसमें हमें क्या काम करना है, अब इसमें हमें क्या काम करना है, तीन चीजें अप्लाई करनी है, हमें इसका नाम रखना है ना, हमें इसका नॉमनक्लेचर करना है, हमें इसका नॉमनक्लेचर करना है। अब इसका नॉमनक्लेचर करने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होगी, हमको पता है ना, हमें तीन चीजें चाहिए, हमें तीन चीजें चाहिए बच्चों। पहली चीज हमें क्या चाहिए, पहली चीज हमें चाहिए आइडेंटिटी, पहला चीज हमको क्या चाहिए, आइडेंटिटी। दूसरा चीज हमको क्या चाहिए, फार्मूला। तीसरा चीज हमें क्या चाहिए, सिंटैक्स। हम इन तीन चीजों की सहायता से जानेंगे कि इसका नाम क्या है, इन तीनों की सहायता से। अरे अभी नाम मत बताओ भाई, अभी नाम मत बताओ, हम प्रोसेस को सीखना चाहते हैं ना, हमारा उद्देश्य कोई एक सवाल लगाना है ही नहीं। देखिए कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखेंगे तभी मजा आएगा, तभी पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होगा, तभी आप उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है आप कितने वीक होते हैं। किसी स्टूडेंट से मैंने पूछा एक बार कि व्हाट इज गियर,
थ्योरी ऑफ मशीन में किसी बात को लेकर के कुछ टेस्ट था, कुछ भी था, वाइवा था जहां, तो मैंने उससे पूछा व्हाट इज गियर, तो उसने कहा सर किसी चीज में जहां दांत होते हैं, जहां टीथ लगे होते हैं, वो गियर्स होते हैं। तो मैंने कहा भाई टीथ तो मेरे भी हैं और टीथ तो तुम्हारे भी हैं, वी ऑल्सो हैव टीथ, सो क्या हम लोग भी गियर्स हैं? तो टीथ तो स्प्रॉकेट में भी होते हैं। तो देखो कंसेप्ट सीखना अलग बात है, सवाल को अटेंड करना अलग बात है, और जब तक जो है कंसेप्ट नहीं सीखेंगे अच्छे सवाल नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप क्लास की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए भाई, बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए नॉमेनक्लेचर करना है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है ना, तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आइडेंटिटी का। सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? आइडेंटिटी का। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आइडेंटिटी का। बताइए भाई क्या थी आइडेंटिटी? CM HN FQ CLQ, CM HN FP और CLQ। चलिए हमें किसका नॉमेनक्लेचर करना है? हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है ना। चलो बताओ बेटा, अगर इसका नॉमेनक्लेचर हम करना चाहते हैं तो यहां क्या लिख देंगे? C2 H3 F, C2 H3 F की वैल्यू यहां कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, और Cl2। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? अब जरा इसको, अब आप लोग क्या करिए, जरा इसको जब इक्वेट करेंगे, भाई यही तो आइडेंटिटी थी ना, यही तो आइडेंटिटी थी, यही तो आइडेंटिटी थी ना। तो पहले हम चेक करेंगे ना कि आइडेंटिटी हमारी कैसी है। अगर ये आइडेंटिटी से हम चेक नहीं करेंगे तो हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? ठीक है ना। अगर हम आइडेंटिटी को चेक नहीं करेंगे तो हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? अरे भाई देखो, किसी का नाम रखना है, किसी का भी नाम रखना हो तो पहले उसके आइडेंटिटी को चेक करते हो ना। किसी का नाम क्या बिना आइडेंटिटी के चेक करके रख सकते हो? भाई आप किसी डॉगी का नाम रखना है तो उसकी आइडेंटिटी चेक करते हो, डॉगी के अकॉर्डिंग सोचते हो, ठीक है ना। अपना नाम रखना है, बच्चे का नाम रखना है, बेटे का रखना है, बेटी का रखना है, सबका नाम तो आप आइडेंटिटी से ही चेक कर सकते हो। तो आइडेंटिटी को चेक करना बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी को हमने चेक किया, बताइए आइडेंटिटी को हमने चेक किया तो हमको बताइए m की वैल्यू क्या मिली? सब लोग बताइए m की वैल्यू क्या मिली? सब लोग m, n और p और q की वैल्यू बताइए। m, n, p और q की वैल्यू बताइए, फटाफट बताइए। m, n, p और q की वैल्यू क्या है? आई थिंक m की वैल्यू आपको मिलेगी 2। बोलो यार, c के साथ 2 है, h के साथ n है तो n की वैल्यू हो गई 3, p की वैल्यू हो गई 1 और q की वैल्यू हो गई 2। क्या ये सबको मिल रहा है? बोलो भाई क्या ये सबको मिल रहा है? m है 2, n है आपका 3, p है आपका 1 और q है आपका 2। बोलो भाई आइडेंटिटी के हमने बराबर रखा, हमने आइडेंटिटी के बराबर रखा, हमने आइडेंटिटी के बराबर रखा तो ये वैल्यूज हमको प्राप्त हुई। अब ये वैल्यू जब हमको प्राप्त हो गई बेटा ना, तो ये वैल्यू हमको बताएगी कि हमारा जो ये कंपाउंड है जिसको हम नॉमेनक्लेचर करना चाह रहे हैं, ये हम किसकी आइडेंटिटी लगाए हैं? हम इस पे किसकी आइडेंटिटी लगा दिए? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लेकिन हमको तो पता नहीं है कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, हमको ये नहीं मालूम है ना। अब हम चेक करना चाहते हैं कि हमने सही लगाया है कि हमने गलत लगाया है। अब हमको चेक करना है कि हमने सही लगाया है कि हमने गलत लगाया है। तो चेक करने के लिए आप क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। चेक करने के लिए क्या लगाएंगे? फॉर्मूला, ठीक है ना। चेक करने के लिए क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अप्लाइंग, हम लोग क्या करेंगे? अप्लाइंग फॉर्मूला। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? अप्लाइंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, क्या फॉर्मूला होता है? बोलो भाई। अभी मैंने बताया था n प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 2m प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है, ये सबका फॉर्मूला नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, ये केवल किसके लिए है? ये केवल किसके लिए है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए।
और ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के लिए, किसके लिए है? ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के लिए, वो भी कैसा? जो सैचुरेटेड हो, वो भी कैसा? जो सैचुरेटेड हो। अब इस फार्मूले से हमें क्या मिलेगा? इस फार्मूले में पुट करके चेक करिए, अगर ये फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड, ये फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड और इस फार्मूले का राइट हैंड साइड अगर बराबर है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तब तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है, और नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं? हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो जरा चेक करके देखिए क्या आंसर बराबर आ रहा है, चेक करके देखिए क्या आंसर बराबर आ रहा है। n की वैल्यू शायद 3 थी ना, n की वैल्यू 3 थी, p की वैल्यू कितनी आई थी? p की वैल्यू शायद आई थी 1, p की वैल्यू शायद 1 आई थी, और q की वैल्यू कितनी आई थी हम देख लेते हैं पीछे करके, मुझे याद नहीं आ रहा कहां होगा। अच्छा हमने मिटा दिया, ओके ओके, 3 है 1 है, q की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी क्या? q की वैल्यू शायद 2 आई थी, और m की वैल्यू भी शायद 2 थी। बोलो भाई, तो देखो कितना हुआ, 3 1 4 2 6, इधर कितना हुआ, 2 1 3 दूना 6। ओ माय गॉड, बराबर तो आ रहे हैं। आइडेंटिटी से हमने पहचान किया, फार्मूले से हमने क्या किया? बोलो, फार्मूले से हमने क्या किया? वेरीफाइड। फार्मूले से हमने वेरीफाई कर लिया, फार्मूले से हमने वेरीफाई कर लिया कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। फॉर्मूले से हमने वेरीफाई किया कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, हमारा मामला गड़बड़ नहीं चल रहा। हमने जिस आइडेंटिटी को पिक किया है, जिस आइडेंटिटी को हमने पिक किया था, वो असल में सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ही था। क्यों? क्योंकि उस पे इसका फॉर्मूला बढ़िया से अप्लाई हो रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही है। अगर अभी तक की क्लास समझ में आई हो तो मुझे थम्स अप चाहिए, तब मैं आपको इसका सिंटैक्स बताऊंगा। जैसे ही सिंटैक्स बताऊंगा, अगले 30 सेकंड में, 15 सेकंड में या 10 सेकंड में इसका नाम आपके सामने निकल के आ जाएगा। प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड टेल मी यू पीपल आर एंजॉयिंग द क्लास। प्लीज टेल मी यू पीपल आर एंजॉयिंग द क्लास और नॉट। लाइक कर दीजिए प्लीज, लाइक कर दो बेटा, इसको शेयर करिए सब लोग, जरा सब लोग शेयर कर दीजिए एक बार। आप लोग 50, कम से कम 50 लाइक्स पहुंचाइए। बहुत कम लाइक्स हैं, जितना काम हो रहा है उसके हिसाब से तो बहुत कम लाइक्स हैं। वेरीफाइड है, वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड से मतलब क्या है? वेरीफाइड से मतलब है कि एकदम सही चल रहा है, हम सवाल गलत नहीं लगा रहे हैं। हमने जो आइडेंटिटी ली, हमने ठीक वही फॉर्मूले से हमारी आइडेंटिटी मैच कर रही है, तो हमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसके सिंटैक्स पे बात करेंगे। सिंटैक्स क्या था? सिंटैक्स बच्चों आइए देख लेते हैं क्या था सिंटैक्स। ये था सिंटैक्स, देखो बहुत अच्छा समझ में आया। ये था सिंटैक्स, R m-1 n+1 p। चलिए लिख देते हैं सिंटैक्स जो भी था। क्या था सिंटैक्स? R डैश m-1, बोलो भाई क्या था? m-1 n+1 p। बस नाम तो रखा गया ना, हो गया नाम तो हो गया। अभी तो निकाला था आपने, यम की वैल्यू निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, यन की वैल्यू भी निकाली थी थोड़ी देर पहले, पी की वैल्यू भी निकाली थी थोड़ी देर पहले। उठा के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो यार, प्रभात भैया आप भी करिए। कर दिया बड़े भैया, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। ओके सब लोग शेयर कर दो, लाइक कर दो बेटा, ठीक है ना। m की वैल्यू कितनी आई थी बताओ? m की वैल्यू कितनी आई थी? m की वैल्यू 2 आई थी ना, m की वैल्यू 2 थी, और शायद n की वैल्यू 3 थी। m2 आया था 3, n3 आया था, और p शायद 1 आया है, p की वैल्यू शायद 1 आई थी। बस बेटा कुछ नहीं है, ये सारी वैल्यूज उठा करके यहां पुट कर दो। पुटिंग हियर, बताओ क्या आ जाएगा? बताओ क्या आ जाएगा? R डैश m मतलब कितना है? 2 में से 1 गया, बताओ क्या आएगा? m मतलब कितना है? m का वैल्यू है
2 माइनस 1 हो जाएगा, n की वैल्यू है तो 3 प्लस 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई ये 1 हो जाएगा। बताओ ये r का r रहा, 2 में से 1 गए, 1 4 1, नाम पड़ गया इसका R141, R141। बोलो मजा आया हो तो सब लोग थम्स अप करके बताओ, मजा आया हो तो सब लोग थम्स अप करके बताओ, एंजॉय किया कि नहीं आपने? कितना आसानी से नाम रख गया इसका, सिंपल है, सिंपल सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा है। R141, R141, C2H3FCl2, C2H3FCl2 का नाम क्या निकल के आया? C2H3FCl2, इसका नाम क्या निकल के आया? बोलो इसका नाम क्या निकल के आया? R141, C2H3FCl2, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोएथेन। इसका नाम जानते हो क्या है? ये क्या है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोएथेन। दिस इज डाइक्लोरो डाइफ्लोरोएथेन, दिस इज डाइक्लोरो डाइफ्लोरोएथेन। जबरदस्त, मजा आ गया, ठीक है। दिस इज डाइक्लोरो डाइफ्लोरोएथेन। अब देखो एग्जामिनर के ऊपर है, एग्जामिनर के ऊपर है, एग्जामिनर के ऊपर है कि वो आपको परेशान करना चाहता है या आपसे उसकी कोई खास दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना। अगर वो आपसे उसको परेशान नहीं करना चाहता है, ठीक है ना, तो वो क्या पूछेगा? तो वो पूछ सकता है कि भाई आप एक काम करिए, इसका नाम बताइए, इस रेफ्रिजरेंट का नाम बताइए, C2H3FCl2, C2H3FCl2 का नाम बताइए, आपसे ये पूछ लेगा। तो इसका नाम क्या लिख देंगे? R141, आप निकाल लेंगे। अब अगर मान लीजिए वो आपसे गुस्सा है या वो बिल्कुल सेट करके आया है कि आपको आज परेशान करना ही है, तो फिर क्या कहेगा? कहेगा डाइफ्लोरो, फिर क्या कहेगा? कहेगा डाइफ्लोरो डाइक्लोरो एथेन का नाम बताइए, ठीक है ना। तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आप तुरंत डाइक्लोरो डाइफ्लोरोएथेन को C2H3FCl2 कर लोगे, ठीक है ना। C सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा, और क्या लगा है? H, 3 ठो लगे हैं, ठीक है। तो 3 ठो इधर मान लीजिए H लग जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2 ही H लगेगा ना इधर से। मान लीजिए ये H हो गया, ये H हो गया, और 2 Cl भी हैं, तो इधर आपके 2 Cl लग जाएंगे, इधर Cl इधर Cl। कार्बन का सारे बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं? ये देखो 1 2 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो H 3 है ना, H 3 है तो एक H यहां लगा दो मान लो, तो अब कार्बन का 1 2 3 4 हो गया। इसका देखो 1 2 3 है, यहां फ्लोरीन लगा दोगे, ठीक है। इस तरह से कुछ होगा। मैं केमिस्ट्री पे नहीं जाना चाहता हूं, ठीक है, केमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको चीजें समझ में आ गई कि नहीं? अगर समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, समझ में ना आया हो तो भी बताइए। चलिए, अगर समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया है तो C2H4F2 का नाम बताइए, C2H4F2। चलिए C2H4F2 का नाम बताइए, इसका नॉमेनक्लेचर करके मुझे बताइए। ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, ये आपका क्लास वर्क है, अभी आप क्लास में ही तो है ना, तो क्लास वर्क आपका है, और मुझे इसका नाम बताइए। सब लोग इसका नाम निकाल के बताइए। What will be the name of C2H4F2? What will be the name of C2H4F2? सब लोग निकालिए फटाफट, सब लोग इसका नाम बताइए। What is the name of C2? कैसे निकालोगे? प्रोसेस पता है ना सबको? प्रोसेस पता है कि नहीं? सबसे पहले क्या करोगे? आइडेंटिटी का यूज करोगे, और आइडेंटिटी जब हो जाएगा तब कहां जाओगे? फार्मूले पर। जब फार्मूला क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड वाला ही है,
तब कहां जाओगे, सिंटैक्स पर, और फिर सिंटैक्स अप्लाई करके निकाल लोगे आंसर। जैसे मैंने अभी कराया है उसी तरह से करोगे। अभी करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना आंसर आया बताओ। बहुत बढ़िया, समझ में आया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 152, R152 आ रही है क्या वैल्यू? काफी लोग लिख रहे हैं कि वैल्यू R152 आ रही है, काफी लोग नाम बता रहे हैं कि वैल्यू R152 आ रही है। कितनी आ रही है, R152 आ रही है। A lot of people are saying that this particular refrigerant is named as R152. ठीक है ना, R152। ओके, चलिए अच्छी बात है। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग थोड़ा छोटा रख रहे हैं, ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है। कल इसके जो बचे हुए हिस्से को मैं कल कवर करूंगा, जो भी इसका बचा हुआ हिस्सा है इसको मैं कल कवर करूंगा। इसका आंसर यही है, R152 ही इसका आंसर है, R152 ही इसका आंसर है। और जो कल की क्लास है मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, और आपको कोई समस्या है तो मैंने बताया है, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे 94 54 15 35 70 पे, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा बेटा। जो कल की क्लास हमारी है वो 7 बजे ही है, और 7 बजे भी कल फिर हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेंट्स के बारे में ही। कल हम लोग फिर पढ़ेंगे रेफ्रिजरेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल क्या पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि अब इसका उल्टा नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। उल्टा समझते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको दिया था, मैंने आपको नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आपने उसका नामकरण किया। अब मैंने नाम दे दिया आपको R11, मैंने R11 आपको दे दिया, और हमने कहा इसका नाम बताइए अपोजिट जा करके, ठीक है ना। क्लास शेड्यूल बता दीजिए, क्लास शेड्यूल 7 बजे है, 7 बजे क्लास शेड्यूल है, ये रहेगा। क्लास मेरी 7 बजे हर दिन है, शाम में 7 बजे से 10 साढ़े 10 तक आपको क्लास पढ़ाने जा रहा हूं मैं, या 7 से रहेगा, हो सकता है 1-2 दिन बाद 7:30 से हो जाए। अगर 7:30 से होगा तो मैं आपको यही क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। फिर हम लोगों ने देखो, आज हम लोगों ने सीखा सैचुरेटेड का, आज हम लोगों ने किसका सीखा, सैचुरेटेड का। कल हम लोग किसका सीखेंगे, अनसैचुरेटेड का। आज हमने सैचुरेटेड का सीखा है, और कल हम किसका सीखेंगे, अनसैचुरेटेड का, ठीक है ना। हमने आज सैचुरेटेड का सीखा है, कल किसका सीखेंगे, अनसैचुरेटेड का। अनसैचुरेटेड का सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का। अच्छा, ये जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं इसमें क्लोरीन यूज होता है, क्लोरीन यूज होता है, और क्लोरीन जो है वो ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। जो ओजोन की लेयर है वो डिप्लेशन उसका जो हो रहा है, वो जो खत्म हो रही है, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है क्लोरीन। तो क्लोरीन कैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन करता है उस पर चर्चा करेंगे। ओजोन लेयर की डिप्लेशन किस तरह से होता है, सोम की क्लासेस 10 बजे के पहले करवाओ, ठीक है ना। सारी क्लासेस आपको यही इसी चैनल पे मिलेंगी, ठीक है। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन ओजोन लेयर डिप्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है उस पे हम लोग बात करेंगे। ये तमाम सारी चीजें हम लोग करेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और कल फिर मिलते हैं 7 बजे। गुड नाइट, थैंक यू।